हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर चैनल में। फ्रेंड्स, हम इस क्लास में हिंदी पढ़ेंगे। आप सभी जानते ही हैं कि हिंदी सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जाती है और सिलेबस के अकॉर्डिंग 25 या 50 क्वेश्चन सभी एग्जाम में आते हैं। और कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो या फिर कोई और अदर सब्जेक्ट हो, हमें 0 लेवल से स्टार्ट करना चाहिए। तो इस वजह से हमने इसमें फर्स्ट चैप्टर जो लिया है वो वर्णमाला लिया है। ठीक है, वर्णमाला में काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरी रह जाती है और काफ़ी बड़ा चैप्टर भी है ये, और सभी एग्जाम्स में 4 से 5 क्वेश्चन लगभग आते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपनी क्लास। ये है वर्णमाला। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले थोड़ी सी बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, देन हम अपने टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, इसमें फर्स्ट होती है भाषा। भाषा मौलिक रूप से 3 प्रकार की होती है। ठीक है, फर्स्ट होती है मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा आप सभी जानते हैं, जो सिर्फ मतलब बोली जाती है, रिटन में नहीं होती, उसे मौखिक भाषा बोलते हैं। ठीक है, और लिखित भाषा जो लिखी जाती है, ठीक है, रिटन में होती है। और सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा का तो हम लोग काफ़ी यूज करते हैं। इसमें जैसे बचपन में हम मतलब बोलना सीखते हैं, उससे पहले बोलने से या लिखने से पहले इसी भाषा का यूज होता है। और अभी भी आप देखते होंगे जैसे ट्रैफिक रूल्स में सांकेतिक भाषा का यूज होता है। कोई मतलब रेड सिग्नल है या फिर इस टाइप की चीजें, कहीं मतलब कि सिग्नल्स जो बीच बीच में रोड पे दिए हुए होते हैं वो सांकेतिक भाषा में ही आते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं ध्वनि। हिंदी की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है ध्वनि। ये क्या होती है? मौखिक भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जो सुनाई दे दिखाई ना दे। मौखिक भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जो सुनाई देती है दिखाई नहीं देती, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम ध्वनि बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद सेकंड है वर्ण। वर्ण होती है लिखित भाषा की इकाई। वर्ण लिखित भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके खंड नहीं होते, यानी कि जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते, जिनके टुकड़े नहीं कर सकते, वो होती है मौखिक भाषा लिखित भाषा की इकाई। ठीक है, और इसमें देवनागरी लिपि के अकॉर्डिंग वर्ण को 2 प्रकार में बांटा गया है। वर्ण के 2 भेद होते हैं। फर्स्ट होता है स्वर, सेकंड होता है व्यंजन। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम अभी देखेंगे बाद में, पहले इसको समझ लेते हैं। वर्ण के बाद जो चीज आती है वो आती है हमारी शब्द। वर्ण के बाद क्या बनता है? शब्द बनते हैं। इसे बोलते हैं वर्ण के सार्थक क्रम को शब्द कहते हैं। वर्णों का जो सार्थक क्रम होता है, वर्ण को सार्थक क्रम में लगाने के बाद शब्द बोलते हैं उसे। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं ए मैं, आधा मैं प्लस ए, ये क्या बन गया शब्द हमारा? आम। ठीक है, तो ये अलग अलग वर्ण है ना, वर्णों के सार्थक क्रम को जब हमने ऐड किया तो ये हमारा शब्द बना है आम। ठीक है, और उसके बाद शब्द के बाद क्या चीज आती है? ये आता है पद। पद और शब्द देखिए एक ही चीज होती है, इसकी जो परिभाषा होती है वो सेम ही होती है, ये एक तरीके से यूज होते हैं। सिर्फ इसका जो होता है स्वरूप चेंज होता है। जैसे कि गीता आम खाती है, आम शब्द यही है, इसमें भी शब्द यही है, सिर्फ इसका स्वरूप चेंज हो गया। जैसे कि अब आप पढ़ रहे हैं तो आप एक स्टूडेंट हैं और घर पे आप किसी के भाई बहन हो सकते हैं, ठीक है, बेटा या बेटी, तो आपका स्वरूप चेंज हुआ। व्यक्ति तो आप ही है, पर्सन तो आप ही है ना, तो सिर्फ आपका स्वरूप चेंज हो गया है। इसी टाइप से ये चीज थी यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद पद के बाद आता है वाक्य। वाक्य क्या होता है? सार्थक शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं। वर्ण लिखित भाषा की वह सबसे छोटी इकाई होती है जिसके खंड नहीं होते। ठीक है, इसके बाद शब्द आता है वर्णों के सार्थक क्रम को, यानी कि वर्णों के सार्थक क्रम को ऐड करने के बाद शब्द बनता है। और देन पद तो सेम थिंग ही होती है, मैंने बता दिया है आपको, समझ में आ गया होगा शायद। इसके बाद है वाक्य। वाक्य शब्दों के व्यवस्थित क्रम को वाक्य बोलते हैं। ठीक है, मतलब शब्द को व्यवस्थित क्रम में लगाने के बाद जो वाक्य बनता है, जैसे पूरा है ना, ये वाक्य है। गीता आम खाती है, इसमें ये पद था और ये वाक्य है। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी भाषा। विचारों की अभिव्यक्ति, जो भी विचार हैं, वाक्य के बाद जो भी हमने विचार प्रकट किए किसी चीज के लिए, उसने जब हम बोलते हैं तो वो विचारों की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं अपने मेन टॉपिक। चलिए हम अपने चैप्टर की ओर
चलते हैं हम। अभी तक जो हमने सारी चीज़ें देखी वो बेसिक था। बेसिक जानना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि उससे हमें चैप्टर में काफ़ी हेल्प मिलेगी, मतलब वर्णमाला में, और ये सारी चीज़ें हमें पता भी होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा चैप्टर है वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला बोलते हैं, ये तो आप सभी जानते होंगे। और ये दो चीज आती है इसके अंदर, स्वर और व्यंजन। ठीक है, व्यंजन को हम बाद में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम स्वर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्वर के बारे में बात करेंगे हम पहले। तो स्वर देख लेते हैं। स्वर है जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, अर्थात जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, उन्हें स्वर बोलते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो स्वर वाग्यंत्र की टकराहट के बिना उच्चारित होते हैं। ठीक है, वाग्यंत्र की टकराहट के बिना उच्चारित होते हैं। वाग्यंत्र क्या होता है, अभी ये सोच रहे होंगे आप। वाग्यंत्र होता है हमारा जीभ, यानी कि जब हम स्वर का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ कहीं भी नहीं टकराती। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ये जो स्वर हैं, रे, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, 11 होते हैं ये। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 13 क्यों लिखे हुए हैं, ये 2 एक्स्ट्रा क्यों लिखे हुए हैं, उस चीज का मैं आपको बता देती हूँ। 11 तो होते हैं उच्चारण की दृष्टि से, और हमारा 13 होते हैं ये लिखने की दृष्टि से। लिखने की दृष्टि से लिखित रूप से होते हैं 13। ठीक है, और रे ऋषि हमारा लिया गया है संस्कृत भाषा से। कहाँ से लिया गया है ये? संस्कृत भाषा से। तो जो हमारे मूल स्वर होते हैं, जो मूल स्वर होते हैं वो होते हैं 10 होते हैं हमारे मूल स्वर। उच्चारण की दृष्टि से होते हैं हमारे 11, और लिखने की दृष्टि से होते हैं हमारे 13। तो ये मतलब जो क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में, उसमें हम 11 ही टिक करते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल स्वर पूछता है, ऑथेंटिक आंसर हमारा 11 होता है। ठीक है, वो क्यों होता है मैंने आपको पहले भी बताया। हिंदी की देवनागरी लिपि, ये हमारी पहले भी आ चुकी है। हिंदी की देवनागरी लिपि है, मतलब हिंदी सब्जेक्ट देवनागरी लिपि में आता है। ठीक है, हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। उसके अकॉर्डिंग इन दोनों स्वरों को हम काउंट नहीं करते, हम 11 काउंट करते हैं, क्योंकि ये अयोग्यवाह होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अयोग्यवाह होते हैं ये, और इनका जो उच्चारण होता है, जैसे एह, ये विसर्ग में प्रयोग होते हैं, और इनकी जो ध्वनि होती है वो होती है। इनकी ध्वनि है निकलती है, इसलिए हम। और एक कारण और है, ये 2 चीजों से मिलकर बने होते हैं। जो 2 चीजों से मिलकर बना हुआ जो स्वर होगा, स्वर तो स्वतंत्र होते हैं, तो जो दो वर्णों से मिक्स स्वर होगा उसे हम स्वर की श्रेणी में नहीं लेते इसके देवनागरी लिपि के अकॉर्डिंग, इसलिए हमारे 11 होते हैं। ठीक है, और इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि ये सारी चीजें देख ली हैं हमने। स्वरों का हमें पता चल गया है कितने होते हैं, मूल रूप से कितने होते हैं, और नॉर्मल 11 होते हैं उच्चारण की दृष्टि से। लिखने की दृष्टि से हमारा होते हैं 13। ठीक है, ये आप एक बार मतलब उच्चारण कर करके देख लीजिएगा, ये हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वर को बोलने के आधार पे, जीभ के आधार पे, या मतलब ओष्ठ की आकृति के आधार पे किन किन भागों में विभक्त किया गया, या उसके कितने कितने भाग होते हैं, और उनमें कौन कौन से हमारे स्वर आते हैं, ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। नंबर फर्स्ट है उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। किसी भी स्वर को बोलने में कितना टाइम लगता है, उच्चारण में कितना टाइम लगता है, उसके आधार पर जो भेद होते हैं ये होते हैं 4। ठीक है, 4 भेद होते हैं। देखिए, जो भी मैं इसमें लिख रही हूँ या फिर आपको बता रही हूँ, तो आप नोट करते चले तो ज़्यादा फायदा होगा आपको। रिवीजन में चीज़ें ज़्यादा अच्छे से आ जाएंगी। कोई भी चीज़ हो अपनी नोटबुक खोल के बैठ जाओ, उसे सारा रिवाइज कर दो, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उस टाइम पे आपको वीडियो देखने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट इसमें होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर हमारा क्या होता है, इनको बोलने में 1 मात्रा का समय लगता है, अर्थात सबसे कम टाइम लगता है, 1 मात्रा का समय लगता है। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं? ए, ई, उ, रे। जैसे कि ए एक ही है, ये ई छोटी ई हो गई,
ऊ छोटा ऊ, ठीक है। रे सिर्फ ऐसे लिखा जाता है रे, ठीक है, एक मात्र का समय लगता है। और हस्त स्वर के और भी नाम है, मैं आपको बता देती हूँ। एक होता है लघु स्वर, ये तो मैंने आपको बताया है कि सबसे कम टाइम लगता है। तो छोटे स्वर, छोटा मतलब कम टाइम लग रहा है, छोटा टाइम लग रहा है तो छोटे स्वर, ठीक है। सेकंड एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर, एक मात्रा का टाइम लग रहा है तो एक मात्रिक स्वर हो गए, ठीक है। इसके बाद ये होते हैं मूल स्वर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मूल स्वर। इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ह्रस्व स्वर तो सभी को पता है, ये नॉर्मल सी चीजें हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन वैसे ध्यान रखने वाली तो चीज है ही, लेकिन ये नाम है लघु, एक मात्रिक, मूल। मूल मोस्टली आता है, इसमें 4 ऑप्शन दे देंगे, 3 बाकी कोई सा रख देंगे, किसी और स्वर की श्रेणी में आते होंगे जो एक इसमें से आ जाएगा, कोई सा भी उठा के, और आपसे पूछ लेंगे बताइए मूल स्वर की श्रेणी में कौन सा आता है, ठीक है। तो ये चीजें हमें इसलिए याद रखनी चाहिए। इसमें हम सेकंड स्वर जो हमने देखे थे उसमें मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ, वैसे तो आप ट्रिक खुद ही बना सकते हैं, ठीक है। इसमें है ए, ई, उ और रे, इसे हम लिख सकते हैं आयूर, ठीक है। आयूर यही तो बन रहा है, ये प्रोनाउंशिएट करके, उच्चारण करके यही बन रहा है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, चलिए सेकंड टाइप। सेकंड टाइप होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, अर्थात जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज्यादा टाइम लगे या फिर 2 मात्रा का समय लगे, ठीक है, उससे ह्रस्व स्वर से डबल टाइम लगता है। ये कौन कौन से होते हैं हमारे, आ, आई, उ, ठीक है। इसे हम देख भी सकते हैं ए प्लस ए, 2 मात्रा हुई, और ये बड़ी ई होती है और ये बड़ा ऊ होता है, ठीक है। इसलिए इसे दीर्घ स्वर में रखा जाता है। और इसके बाकी नाम भी हैं, जैसे हम बोल सकते हैं इसमें द्विमात्रिक, क्योंकि 2 मात्रा का टाइम लग रहा है, इसमें द्विमात्रिक स्वर, ठीक है, द्विमात्रिक स्वर। और हमारा एक और नाम है इसमें, एक और नाम क्या होता है, सजातीय स्वर। सजातीय स्वर, क्योंकि ये एक ही जाति के होते हैं इसलिए इन्हें सजातीय स्वर बोलते हैं, ठीक है। और ये इनका तीनों का प्रयोग दीर्घ संधि में होता है, दीर्घ संधि में भी इन तीनों का प्रयोग होता है, ठीक है। इसके बाद हम थर्ड देखते हैं संयुक्त स्वर। तीसरा प्रकार है हमारा संयुक्त स्वर। इसमें ये स्वर दो स्वर से मिलकर बने होते हैं, 2 वर्ण से मिलकर बने होते हैं, जैसे ए, ओ, औ। इसे आप देख सकते हैं ए प्लस ई, ए प्लस ए प्लस उ और ए प्लस ओ, ठीक है। और इनका भी नाम है द्विमात्रिक भी बोलते हैं इन्हें, क्योंकि 2 मात्रा इनमें भी हैं और इनमें भी हैं, तो इसलिए इन्हें द्विमात्रिक भी बोलते हैं। और सेकंड बोलते हैं इन्हें विजातीय, क्योंकि इनकी जो जाति होती है, प्रकार होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। इसमें आई, ए, उ और ओ, ठीक है, अलग अलग से जाति काउंट होती है इसलिए। और ये संधि स्वर, संधि हम जब आगे पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, संधि स्वर भी बोलते हैं क्योंकि संधि में इन्हीं स्वरों का प्रयोग होता है अधिकतर, ठीक है। इसके बाद हम चलिए चलते हैं अपने चौथे टाइप की तरफ। फोर्थ टाइप है हमारा प्लुत स्वर। दीर्घ से अधिक समय लगता है इसमें, दीर्घ स्वर से भी ज्यादा टाइम लगता है इन्हें उच्चारित करने में। इन्हें जब हम बोलते हैं तो हमें दीर्घ स्वर से ज्यादा टाइम लगता है। इनका प्रयोग नाटक, संवाद या पुकारने में होता है। इनका प्रयोग नाटक, संवाद और पुकारने में किया जाता है, जैसे जा, अरे, सुनो, यानी कि किसी भी वर्ड को जब हम मतलब कि खींच के बोलते हैं, मतलब जोर दे के बोलते हैं, तो वो प्लुत स्वर की श्रेणी में आते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा रामायण, महाभारत, उसमें इन चीजों का काफी प्रयोग होता है, ठीक है। और अभी तो वैसे कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन है, तो रामायण महाभारत करंट में भी चल रही है। ऐसी चीजें देखने से काफी नॉलेज मिलती है हमें, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट हमने देखा था स्वर के उच्चारण में कितना समय लगता है, उसके आधार पर भाग देखे थे हमने, ठीक है। उसके आधार पर कितने भाग थे हमारे, 4 भाग थे। फर्स्ट था हमारा ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त और प्लुत, ठीक है, ये देख लिया हमने। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रकार है जीभ के भाग के आधार पर स्वरों के भेद। जीभ के भाग के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं।
फर्स्ट होता है अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब आप बोलोगे जीभ तो एक ही होती है तो इसके भाग कैसे कैसे कर सकते हैं या फिर कितने भाग में डिवाइड है। ठीक है, वो तो हमें भी पता है कि एक ही होती है। चलिए देख लेते हैं, ये मैं चीजें समझा देती हूँ आपको। ये है हमारी जीभ, ठीक है। इसका जो अग्रभाग होगा वो ये होगा, ये मध्य भाग होगा सेंटर, और ये पश्चिम भाग होगा। ठीक है, उसी के आधार पे ये मतलब कि कुछ स्वरों को बोलने में ये वाला हिस्सा यूज होता है, कुछ स्वरों को बोलने में इस वाले भाग का यूज होता है, कुछ स्वरों को बोलने में इस वाले भाग का प्रयोग होता है। तो ये फर्स्ट जो है अग्र स्वर, इसमें इन स्वरों में जीभ का अग्रभाग प्रयोग होता है, जीभ का अग्रभाग प्रयोग होता है इन स्वरों के उच्चारण में। ठीक है, ई, आई, ए, ऐ, इन्हें हम उच्चारित करके देख लेते हैं, उससे भी हमें पता चल जाएगा। ई, आई, ए, ऐ, तो इसमें ये वाला हिस्सा है ना जीभ का स्टार्टिंग वाला, तो इसका प्रयोग होता है, इसलिए इन्हें अग्र स्वर बोलते हैं। हमारा दूसरा प्रकार है मध्य स्वर, इसमें जीभ का मध्य भाग प्रयोग होता है। कौन सा भाग प्रयोग होता है? जीभ का मध्य भाग प्रयोग होता है, और इसमें एक ही स्वर आता है ए सिर्फ। ठीक है, थर्ड टाइप देखते हैं, थर्ड प्रकार देखते हैं पश्च स्वर, यानी कि इसमें जीभ का पिछला भाग, अंतिम भाग प्रयोग होता है। इसलिए इसे पश्च स्वर बोलते हैं, और इसमें ये हमारे 5 आते हैं, आ, उ, औ, ओ, औ। ठीक है, ये आते हैं। इसमें हमने आज क्या क्या पढ़ा, ये आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ। इसमें हमने पढ़ी भाषा, भाषा 3 प्रकार की होती है, मौखिक, लिखित, सांकेतिक, वो सब चीजें डिटेल्स में आपको बता दी गई हैं। उसके बाद कैसे कैसे वो आती है, वैसे पहले ध्वनि, वर्ण, शब्द, शब्द का स्वरूप ही होता है पद, और पद के बाद हमारा आता है वाक्य, वाक्य के बाद हमारा आती है भाषा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा वर्णमाला में, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला बोलते हैं, और इसके स्वर और व्यंजन 2 भाग होते हैं देवनागरी लिपि के अकॉर्डिंग। ठीक है, स्वर में व्यंजन को हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसलिए अब हम अभी व्यंजन को छोड़ देते हैं, हम स्वर के बारे में ही बात करते हैं। स्वर में हमने पढ़ा ये हमारे कितने स्वर होते हैं? 11 होते हैं, मूल रूप से 10 होते हैं, और वैसे लिखित रूप से हमारे उच्चारण रूप से 11 होते हैं, लिखित रूप से 13 होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा समय, इनमें कितना टाइम उच्चारण में समय के अकॉर्डिंग, मतलब स्वरों के उच्चारण में किस किस स्वर में कितना कितना टाइम लगता है, उसके आधार पर भेद देखे हमने। ठीक है, ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त और प्लुत। इसके बाद हमने देखा जीभ के भाग के आधार पर स्वरों के भेद 3, अग्र, मध्य, पश्च। ठीक है, अग्र जीभ के आगे वाले हिस्से से बोले जाएंगे, और मध्य जीभ के बीच वाले हिस्से से बोले जाएंगे, और हमारा लास्ट पश्च ये जीभ के अंतिम भाग से बोले जाते हैं। ठीक है, तो हम ये नेक्स्ट है हमारा टाइप, आज के लिए इतना ही रखते हैं हम। नेक्स्ट चलेगा हमारा ओष्ठाकृति, होठों की स्थिति के आधार पर, यानी कि जो स्वर बोले जाते हैं होठ की स्थिति के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, और उनमें कौन कौन से स्वर हमारे आते हैं। ठीक है, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ाया हुआ पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।